कई मिनट बाद सभी लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसका अंदरूनी भाग पेड़ों और घास से भरा एक हरा पहाड़ था। बीच में बर्फीले पहाड़ों से घिरा एक रहस्यमयी गांव था। सभी लोग शिखर पर पहुंचे और चुलबुले, जो समूह के पीछे था, ने सोचा कि यह गांव वास्तव में सुंदर है। उसने यह भी पूछा कि वे कोई राक्षस क्यों नहीं देख सकते। जियांग बस चुपचाप खड़ा होकर सुंदर गांव को देख रहा था। डू एनफेई, जिसने अपना हाथ कमर पर रखा हुआ था, गांव की ओर देखने लगा और दूसरों को समझाया कि यह संभावना है कि राक्षस गांव वालों के घरों में छिपे हों। उसने प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से तलाशी लेने का फैसला किया। कुछ समय बाद सभी लोग पहाड़ से नीचे उतरे और गांव पहुंचे। जब वे चल रहे थे, डू एनफेई ने दूसरों से चिंता न करने के लिए कहा और चुलबुले को दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने और उनका सामना करने का काम सौंपा, जबकि वह खुद नुकसान पहुंचाने का ध्यान रखेगा। लिटिल क्यूई उपचार का प्रभारी होगा और जियांग चेन और म्यू हनकी उनके पीछे चलेंगे। उसने दोनों से पीछे न रहने के लिए कहा। यह सुनकर सभी ने जवाब दिया कि गांव में कहीं एक चट्टान थी जिस पर शाइनिंग वर्ल्ड लिखा हुआ था। एक मजबूत और बुरी आभा का उत्सर्जन करते हुए डू एनफेई, जाओ क्यूई और जियांग पत्थर के पास पहुंचे। डू एनफेई ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, उन्हें रुकने का संकेत दिया। उसने महसूस किया कि यह पत्थर संदिग्ध था, इसलिए उसने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा। जाओ क्यूई, जो उसके बगल में खड़ी थी और दोनों हाथों से जादुई छड़ी पकड़े हुए थी, ने समझाया कि उसे इस गांव का वातावरण बहुत नापसंद है। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह एक अंधेरा स्वभाव है। जियांग बस स्थिर रही और एक भी शब्द नहीं बोला। जाओ क्यूई ने पहले गांव में शुद्धिकरण बफ लगाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और उसके हाथ ने नीला जादू छोड़ना शुरू कर दिया। उसने जो बफ लगाया था वह पूरे गांव में फैलने लगा। जियांग ने अपना हाथ अपने चेहरे के करीब लाया, जादुई धूल को देखना शुरू किया और एक हैरान नजर से सोचा कि यह बफ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, क्योंकि यह न केवल लोगों के दिमाग को साफ करता था बल्कि उनके गुणों और ऊर्जा को भी बढ़ाता था। उस पल हवा चलने लगी और धुएं का एक बादल बनने लगा। आसमान का रंग बदल गया और वह लाल हो गया। शहर की रोशनी चालू हो गई और आसमान में एक बुरी ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। वे पास आए और एक ही समय में चौंक गए और सतर्क हो गए। यह बुरी ऊर्जा पत्थर से आ रही थी। डू एनफेई ने जल्दी से इसे महसूस किया और सोचा कि यह अच्छा नहीं है। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और एक गंभीर नजर से उसने दूसरों को भागने का आदेश दिया। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, पत्थर ने उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। गायब होने से ठीक पहले उसने दूसरों को पत्थर से दूर रहने के लिए कहा और उन्हें तुरंत सुदृढ़ीकरण बुलाने का आदेश भी दिया, क्योंकि यह एक उत्परिवर्तन था। शहर के ठीक ऊपर जमीन पर एक शानदार रोशनी उतरी, जिसने शहर के चारों ओर एक जादुई अवरोध बना दिया ताकि वे भाग न सकें। कई सिस्टम विंडो दिखाई दीं, सभी को चेतावनी देते हुए कि सुंदर शहर कहे जाने वाले स्तर 30 के इस गुप्त क्षेत्र में उत्परिवर्तन हुआ है और अब इसे मृतकों का गांव कहा जाता है। यह गुप्त क्षेत्र दुःस्वप्न स्तर का था और इसे पूरा करने की शर्तें या तो प्रकाश के गांव में सभी मरे हुए लोगों को खत्म करना या अंतिम मालिक को मारना था। सिस्टम ने उन्हें एक नोट छोड़ा, प्रकाश फीका पड़ गया, अंधेरा पनप गया और तब मृत्यु के राज्य का दरवाजा आखिरकार खुल जाएगा। धुएं ने सभी को तितर-बितर कर दिया। जियांग को एक घर के अंदर टेलीपोर्ट किया गया। जैसे ही उसने सिस्टम की जानकारी पढ़ी, उसने महसूस किया कि गुप्त क्षेत्र अभी-अभी सामान्य स्तर से दुःस्वप्न स्तर पर उत्परिवर्तित हुआ था और अन्य भी उत्परिवर्तन द्वारा बिखर गए थे।
जब उसके गाल से पसीने की एक बूंद गिर रही थी तो वह चौंक गया। उसे याद आया कि यह गुप्त क्षेत्र स्तर 30 का था और दुःस्वप्न कठिनाई वाला था। अपने वर्तमान स्तर के साथ अकेले लड़ना बहुत खतरनाक होगा। उसे याद आया कि डुआन फेंग ने उससे क्या कहा था, अगर कोई गलती से अलग हो जाता है और खुद को खतरे में पाता है तो उन्हें तुरंत टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर वापस लौटना चाहिए। जियांग ने डुआन फेंग की बात सुनने का फैसला किया और टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके पहले लौटने का फैसला किया। एक सेकंड के लिए भी बिना हिचकिचाए वह घर की लकड़ी की दीवार के पास पहुंचा और उसे जोरदार लात मारी, जिससे लकड़ी के तख्ते टूट गए। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता खोजने के बजाय वह खुद को एक कमरे में पाया जहां छत से लटकते हुए लैंप थे, फर्श पर ताबूत थे और दीवार पर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी। जियांग कमरे में दाखिल हुआ और ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, केवल ताबूत थे। यह देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित होने से खुद को रोक नहीं सका। फोटो में बूढ़ा आदमी जियांग को देखने लगा और मुस्कुराने लगा। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या यह एक भ्रम था। उसे नहीं पता था कि फोटो में बूढ़ा आदमी उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था। उसी समय एक ताबूत का ढक्कन खुलने लगा और तीखे पंजों वाला कोई व्यक्ति बाहर आने लगा। ताबूत का ढक्कन खोलते ही जियांग ने अपना शरीर शोर की ओर घुमाया और भ्रमित नजर से सोचने लगा कि क्या हो रहा है। कई नेक्रोमेंसर ताबूत खोलकर बाहर निकले। वे जियांग को घूरने लगे। सिस्टम के अनुसार वे लेवल 30 के थे और उनके पास कई अन्य कौशल जैसे कि चार्ज, डेकैपिटेट, कोरोजन आदि थे। उनकी मुख्य विशेषता यह थी कि वे सामान्य शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित थे। नेक्रोमेंसर तेजी से जियांग के पास आने लगे और हमला करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर उसने आक्रामक रुख अपनाया, अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से लिटिल नाइन की जहरीली धुंध निकलने लगी। जब वह देख रहा था कि नेक्रोमेंसर धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे तो उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने सोचा कि अगर सामान्य शारीरिक हमलों का उन पर कोई असर नहीं होता तो जहर का इस्तेमाल करना बेहतर था। नेक्रोमेंसर के आगे बढ़ने से ठीक पहले जियांग अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और इस प्रक्रिया में लिटिल नाइन की जहरीली धुंध निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में यह पूरे कमरे में फैलने लगी। ऐसा करने के बाद वह घर से बाहर निकल गया, छलांग लगाई और दूसरे घर की छत पर जा गिरा। कुछ ही मिनटों में नेक्रोमेंसर घर से सुरक्षित बाहर आ गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वह खड़ा हो गया, उन्हें गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि वास्तव में जहर भी एक शारीरिक हमला माना जाता है, जिसका नेक्रोमेंसर पर ज्यादा असर नहीं होता। उनसे निपटने के लिए उसे एक जादूगर की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। उसे जल्द से जल्द शियाओकी से मिलने का रास्ता खोजना था। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, लिटिल नाइन प्रकट हुई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उन्हें अपने सीने के करीब ले आई। वह भूखी निगाहों से नेक्रोमेंसर को देखने लगी, अपना मुंह खोला और जब उसमें से लार टपक रही थी तो उसने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें खा सकती है। यह देखकर कि वह प्रकट हुई थी और नेक्रोमेंसर को खाना चाहती थी, वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। भ्रमित नजर से उसने उससे पूछा कि क्या वह नेक्रोमेंसर को खा पाएगी। उसने यह भी कहा कि भक्षण करना भी एक शारीरिक हमला माना जाता है। नेक्रोमेंसर घर के पास आने लगे, जबकि लिटिल नाइन का शरीर एक शक्तिशाली आभा से घिरा हुआ था। वह उन्हें देखने लगी और जियांग को समझाया कि वह उन्हें खाने में सक्षम होने जा रही है। उसके लिए वे स्वादिष्ट थे। जियांग ने नेक्रोमेंसर को देखना शुरू कर दिया और उसे आगे बढ़ने और उन्हें खाने की कोशिश करने की अनुमति दी। लेकिन उसने उससे यह भी कहा कि वह खुद को बहुत ज्यादा जोर न दे।
अगर वह खुद को मुसीबत में पाती है तो वह उसे भागने में मदद करेगा। यह सुनकर उसने गति पकड़ी और एक जानलेवा नजर के साथ नेक्रोमेंसर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि वे केवल भोजन थे। जियांग जो छत पर खड़ा था उसे देखने लगा और वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह प्रभावशाली थी। इससे पहले कि नेक्रोमेंसर आगे बढ़ पाते, लिटिल नाइन ने अविश्वसनीय गति से चलना शुरू कर दिया, उनके शरीर को छेदते हुए, उन्हें टुकड़ों में काटते हुए और इस प्रक्रिया में उन्हें खा जाते हुए। वह जमीन पर बैठ गई, अपने घुटनों को एक साथ खींचा, अपने हाथों को अपने गालों के नीचे रखा, अपनी आंखें बंद की और एक मुस्कान के साथ भोजन का आनंद लेना शुरू कर दिया और ऐसा महसूस किया जैसे वह स्वर्ग में थी। उसके लिए वे बहुत स्वादिष्ट थे। यह देखकर जियांग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह उसे आश्चर्यचकित भाव से देखने लगा और याद आया कि वह रसातल से आई थी, इसलिए अनिवार्य रूप से वह एक मरे हुए व्यक्ति की तरह थी, दोनों अंधेरे से संबंधित थे। अब जब उसके पास दिव्य विकास था तो वह बढ़ सकती थी और रसातल की मालकिन बन सकती थी, जिसका सार इन नेक्रोमेंसरों को पूरी तरह से पार कर गया था। यह याद आने पर जियांग ने नेक्रोमेंसरों की ओर अपने हाथ बढ़ाए और उसी क्षण उसके शरीर से लिटिल नाइन की जहरीली धुंध निकलने लगी। वह उसे देखने लगा और मुस्कुराया क्योंकि वह नेक्रोमेंसर को खाने में सक्षम थी। उसने तय किया कि अब समय आ गया है कि दूसरे कीड़े भी बाहर आएं और अच्छा खाना खाएं। जियांग के शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी, जिससे कीड़ों का झुंड निकल आया। उसने उन सभी को अलग होने का आदेश दिया और साथ ही उनसे यह भी कहा कि वे सावधान रहें कि उनके साथियों द्वारा उन्हें न देखा जाए। पलक झपकते ही उसके शरीर से हजारों कीड़े निकल आए और नेक्रोमेंसर पर हमला करना शुरू कर दिया। कीड़ों ने नेक्रोमेंसर पर हमला करना और उन्हें खाना शुरू कर दिया। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने उसे बताया कि उसके आध्यात्मिक पालतू जानवरों ने 3 निम्न स्तर के नेक्रोमेंसर को मार दिया है, जिससे उसे 15,021 अंक मिले। लिटिल नाइन ने भी उन्हें खाना शुरू कर दिया, जिससे उसे 4,602 अंक मिले। जैसे जैसे कीड़े धीरे धीरे नेक्रोमेंसर को खा रहे थे, एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी और जियांग को लेवल अप करने के लिए बधाई दी। वह लेवल 17 से लेवल 18 पर चला गया, प्रत्येक विशेषता में 1 अंक और 10 संभावित अंक प्राप्त किए। जियांग ने फिर से घर में प्रवेश किया, एक हाथ बगल की ओर बढ़ाया, अपनी दूसरी मुट्ठी बंद की। उसकी ओर देखना शुरू किया और जब उसने देखा कि यह बहुत तेज था तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कुछ ही सेकंड में उसने 5 लाख से अधिक अनुभव अंक प्राप्त किए और लेवल ऊपर कर लिया। उसने सोचा कि यह गुप्त क्षेत्र बस उसके लिए बनाया गया एक स्वर्ग था। अब जब घर में कोई नेक्रोमेंसर नहीं था तो उसने अपना सिर पीछे घुमाया और बूढ़े आदमी की अजीब तस्वीर की जांच करने का फैसला किया। पहले बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब वह डर से कांप रहा था। जियांग ने फोटो के पास जाकर अपनी कमर पर हाथ रखा, उसे देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी से पूछा कि वह क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है। लिटिल नाइन ने खुद को प्रकट किया। उसने फोटो को देखना शुरू किया और जियांग को बताया कि बाहर की हर चीज खाली गई है। उसने अपने अंगूठे से फोटो की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए उसने लिटिल नाइन की अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रशंसा की। उसने उससे फोटो देखने के लिए कहा और यह भी पूछा कि क्या वह इसे खा सकती है। यह सुनकर वह भूखी निगाहों से फोटो को देखने लगी। यह देखकर बूढ़ा आदमी और भी डर गया और खुद को कांपने लगा। उस पल बूढ़े आदमी की तस्वीर टुकड़ों में फट गई, जिससे वे सदमे में आ गए। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि क्या हो रहा था। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी।
उन्होंने सफलतापूर्वक लेवल 35 के कुलीन डेथ गार्डियन को डरा दिया था। इनाम के तौर पर सिस्टम ने उन्हें 8,701 अनुभव अंक दिए। फोटो के टुकड़े जमीन पर गिर गए। जियांग और लिटिल नाइन ने टुकड़ों को देखना शुरू किया और थोड़ा उदास महसूस किया। उसी समय गांव में कहीं और किसी ने एक नेक्रोमेंसर के चेहरे पर धनुष से वार किया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डुआन फेंग था। कई नेक्रोमेंसर ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने अपना धनुष निकाला, उसे दोनों हाथों से पकड़ा, अपने दांतों को कसकर भींचा और दृढ़ निश्चय के साथ उसे जोर से घुमाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में एक नेक्रोमेंसर को मार दिया। दूसरे नेक्रोमेंसर ने उसे आश्चर्यचकित करके हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और धनुष की तीखी डोरी का उपयोग करके उसका हाथ काट दिया। वह खुद को भाग्यशाली महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसके पास हथियार के रूप में एक लंबा धनुष था। अन्यथा वह इन मरे हुए प्राणियों से निपटने में सक्षम नहीं होता। वह दूसरों के बारे में चिंता करने लगा, खास तौर पर जियांग चेन जो 30वें स्तर का भी नहीं था। अगर कुछ बहुत बुरा होता तो उसे नहीं पता था कि वह अपने बॉस को कैसे समझाएगा। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था तो आसमान में एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने उसे बताया कि उसके साथी ने एक निचले स्तर के भूत और 35वें स्तर के कुलीन गार्डियन को मार दिया है। इनाम के तौर पर उसे 12,161 अंक मिले। डुआन फेंग ने अपना सिर उठाया, सिस्टम विंडो को देखना शुरू किया और चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। वह कांपने लगा और सवाल करने लगा कि क्या हो रहा है और यह कौन कर रहा है। नेक्रोमेंसरों का एक झुंड दिखाई दिया और उसका पीछा करने लगा। उसने एक हाथ से धनुष पकड़ लिया और भागने लगा। उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और गंभीर नजर से उसे याद आया कि यह एक गुप्त क्षेत्र था जिसमें उत्परिवर्तन हुआ था। उसे नहीं पता था कि इतने सारे राक्षसों को सेकंडों में कौन मार रहा था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिम्मेदार व्यक्ति कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता। पहले तो उसने सोचा कि यह चू ब्यूलोंग हो सकता है, लेकिन फिर उसे खारिज कर दिया क्योंकि उसके शारीरिक गुण बहुत निष्क्रिय थे। फिर उसने सोचा कि यह शियाओकी हो सकता है, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया क्योंकि वह एक जादूगरनी थी जो नेक्रोमेंसर को रोक सकती थी, लेकिन सेकंड में उन्हें मार नहीं सकती थी। उसने तुरंत जियांग को खारिज कर दिया क्योंकि वह निम्न स्तर का था। उसने सभी चीजों के जहर और विकास वर्ग को जगाया था, जिसका मरे हुए लोगों के खिलाफ कोई प्रभाव नहीं होगा। एक हैरान नजर के साथ उसने आगे देखना शुरू किया और सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या राक्षसों को मारने वाला व्यक्ति म्यू हनक्वेई था। उसे नहीं पता था कि वह इतनी मजबूत थी या नहीं। नेक्रोमेंसर धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। यह देखकर वह और भी तेजी से भागने लगा। अब जब टीम में कोई ऐसा था जो राक्षसों को तुरंत हरा सकता था, तो उसने सोचा कि दूसरों को बचाने का समय है। उसने जियांग को थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। उसी समय गांव में किसी और जगह पर किसी ने उनके कंधे पर लगे घाव पर हाथ रखा। यह व्यक्ति बहुत घायल था। वह कोई और नहीं बल्कि म्यू हंकेवी थी। उसके पीछे नेक्रोमेंसरों का एक झुंड था जो उसका पीछा कर रहा था। वह बहुत घायल थी। उसके पूरे शरीर पर खरोंचें थीं। जब वह अपने हाथ से अपने हाथ पर लगे घाव को पकड़ रही थी, तो उसने अपना मुंह खोला और खून बहने लगा। वह बहुत हताश थी क्योंकि वह मरना नहीं चाहती थी। वह अकेली थी जिसके परिवार में कोई छिपा हुआ पेशा था। उसे अभी भी युवा प्रतिभा शिविर में भाग लेना था और अपने परिवार को पुनर्जीवित करना था। जीवन के लिए उसकी उम्मीदें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। जल्द ही उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। वह अपनी प्राथमिक क्षमता पंथ गति का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पा रही थी।
वह रोने लगी क्योंकि वह घर जाना चाहती थी और मरना नहीं चाहती थी। उसी पल उसने कई नेक्रोमेंसरों को भागते हुए देखा और यह देखकर उसने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या यह उसका साथी था जिसने अभी-अभी मरे हुए लोगों को मारा था। वह और भी तेजी से चलने लगी और कई सेकंड बाद वह गली के अंत में पहुंच गई। उस समय नन्ही नाइन की जहरीली धुंध कोने से दिखाई देने लगी। इस शक्तिशाली ऊर्जा को देखकर वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित और राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। यह सोचकर कि वह बच गई है, उसे बस थोड़ी देर और टिके रहना था। लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। उसे जमीन पर गिराने के लिए मजबूर किया। जब वह दोनों हाथों को जमीन पर टिकाए हुए थी, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने सोचा कि यह ठीक नहीं है। नेक्रोमेंसर उसके पास आने लगे और हमला करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर वह घबरा गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हताश नजर से मदद मांगने लगी। उस समय जियान प्रकट हुआ और एक गंभीर नजर से उसने उसे घूरना शुरू कर दिया। यह देखकर कि जिस व्यक्ति से नेक्रोमेंसर भाग रहे थे वह जियान था, वह चौंक गई। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाना शुरू कर दिया और एक हैरान नजर से वह सोच में पड़ गई कि क्या हो रहा है और उसके लिए इतना शक्तिशाली होना कैसे संभव था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।